हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज़ रंजन और स्टार्ट करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रांजिएंट एनालिसिस की सीरीज़। तो भाई बहुत एक इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आप अलग सब्जेक्ट ला सकते थे, अलग चीज़ें लेकर के आ सकते थे, आप एक टॉपिक स्पेसिफिकली क्यों लेकर के आए। जल्दी से बता दूं आपको, देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा हुआ था, पिछली बार भी सवाल पूछा हुआ था कि सर आप ट्रांजिएंट एनालिसिस को हमको कब पढ़ाएंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस हमसे नहीं बन रहा है और इस बार भी बहुत सारे बच्चों को मैं मैसेज देख रहा हूँ कि सर हम ये पोर्शन छोड़ के जाने का सोच रहे हैं एग्जामिनेशन में, चाहे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हों, चाहे AEJE के स्टूडेंट्स हो या गेट एंड EAC के एस्पिरेंट्स हों। कई बार ये चीज़ें मैंने देखा हुआ है कि ट्रांजिएंट एनालिसिस एक ऐसा पोर्शन हो जाता है हमेशा नेटवर्क पढ़ने के समय, जिससे कि कोई स्टूडेंट घबराता है, जिसको मोस्टली लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उसके क्वेश्चंस को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन रीसेंट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट है कि एक बार मन से इसको बेस्ट वे में अगर पढ़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई फियर रह जाएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा टॉपिक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है इसको लेकर के, और बेस्ट वे में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए डेडिकेटेड फॉर्म में ट्रांजिएंट एनालिसिस की ही एक डेडिकेटेड सीरीज मैंने क्रिएट किया, इसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। जिसको भी ऐसा लगता है कि मुझे ट्रांजिएंट एनालिसिस से डर लगता है, वो पूरा का पूरा इस सीरीज जो है टिल द एंड सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं उसको देखिएगा। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बताएगा कि क्या अभी भी आपको उतना ही डर लगता है ट्रांजिएंट से। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पूरी सीरीज में कि ट्रांजिएंट एनालिसिस को लेकर के सारे के सारे आपके डाउट्स को मैं दूर करूं। साथ ही साथ टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ RL, RC, RLC सर्किट्स, ठीक है, LC ऑसिलेटर्स, इन सब के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर RL RC सर्किट्स हो गए, सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स का जो एनालिसिस हो गया, ये पूरा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, एवरीथिंग। शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक मतलब एकदम बेसिक, मैं ये मान के चलूंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा ट्रांजिएंट एनालिसिस, वहां से शुरुआत कराऊंगा और लेकर के जाऊंगा आपको गेट एंड ESC के प्री तक के लेवल तक। ठीक है, कंप्लीट गेट के लेवल तक और ESC प्री तक का लेवल जो है आप प्रॉपर मीट करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कौन कौन से स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए ये इस सीरीज के वीडियोस, इस सीरीज के लेक्चर्स होंगे। थ्योरेटिकल लेक्चर होंगे, अगली क्लास से आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। फिलहाल आज तो बेसिक रहेगा, बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास से आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए है ये सीरीज। AEJ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे A एग्जामिनेशन, तो भी डेफिनेटली। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है ये सवाल, पहला यही है, फॉर होम, किन के लिए है भाई ये सीरीज। देखिए सबसे फर्स्ट थिंग, यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर का ये पोर्शन है, फर्स्ट ऑर्डर पूछता है। कई स्टूडेंट्स को नेटवर्क एनालिसिस के अंदर पूछता है, तो आप इसमें से जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सेकंड, और किन के लिए है, जो भी बच्चे AE एंड JEE लेवल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके लिए है। ठीक है, एंड देन गेट एंड ESC एग्जाम एस्पिरेंट्स, इनके लिए। धीरे धीरे हम लोग एकदम बेसिक लेवल से आज से शुरू करेंगे। आज देखना एकदम बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और एकदम मैक्सिमम लेवल तक पढ़ेंगे इसको, जिसमें सब कुछ आता है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल तक पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड ऑर्डर जो कि बहुत आसान भी है, फर्स्ट ऑर्डर में ही जो होता है पूरा खेल फर्स्ट ऑर्डर का है, वो समझ आ गया तो सेकंड ऑर्डर में कुछ नहीं रखा है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। कंप्लीट टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में क्लियर करूंगा। जिसने पहले पढ़ा हुआ, जिसको पहले से आता है, वो लोग ना देखें इस वीडियो को, उनके लिए नहीं है। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिनको नहीं आता है वो लोग देखिए इस वीडियो को और इससे सीखिए, तो एक बेस्ट कंसेप्ट डेवलप करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि अगर पहले से आपको आता है तो आपको पहले बहुत सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी माइंड से, तब फिर बेसिक से यहाँ से जीरो से सीखना होगा। ठीक है, तो मज़ा आएगा। शुरू करते हैं, और टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको सीधे टॉपिक पर लेकर के आता हूँ। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अबाउट ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट्स पढ़ने के लिए आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए। बिफोर स्टडिंग एनीथिंग अबाउट ट्रांजिएंट्स, पहले से आपको कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, पहले वो समझ लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने DC सर्किट एनालिसिस कर रखा है। DC सर्किट एनालिसिस ये आपको करना आता है।
यानी कि आपको केवीएल केसीएल सर्किट के जो बेसिक टर्म्स हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इनकी वर्किंग कैसी होती है, कौन सा एलिमेंट क्या स्टोर करता है, कौन सा एलिमेंट कैसा ड्रॉप्स क्रिएट करता है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज है प्रॉपर। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आपने एसी सर्किट्स पढ़ा हुआ है। एसी सर्किट्स में भी स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो एटलीस्ट सिंगल फेज एसी आपने पढ़ा हुआ है ना? क्या पढ़ा हुआ है? सिंगल फेज एसी सर्किट्स आपने पढ़ रखा है। सिंगल फेज एसी सर्किट्स आपका स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। क्यों सिंगल फेज एसी? ताकि आपको थोड़ा सा ये जो कैपेसिटर या इंडक्टर जैसे एलिमेंट्स हैं, इनका डिफरेंशियल हम कैसे फॉर्म करते हैं, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो, और टाइम कांस्टेंट आरएल आरसी सर्किट्स के कैसे होते हैं। हालांकि मैं सीरीज़ के ड्यूरेशन में बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, बट अगर आपने सिंगल फेज एसी पढ़ा होगा तो और बेटर वे में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आपने पढ़ लिया है तो मोस्ट वेलकम टू दिस सीरीज, शुरू कर दीजिए फिर। और अगर ये नहीं पढ़ा हुआ है तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम डीसी सर्किट एनालिसिस तो कर ही लीजिए। एसी का तो टर्म चलो मैं यहाँ पे बता भी दूंगा, डीसी का पोर्शन कर लीजिएगा, जहाँ पे खास तौर पे आपने केवीएल एंड केसीएल कर लिया हो, ये मेक श्योर कर लीजिए। ठीक है, तो अगर इतना पोर्शन आपने पढ़ लिया है तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट्स? ट्रांजिएंट्स मतलब इसका क्या मीनिंग होता है? ट्रांजिएंट जो होते हैं ना, एक सपोज कर लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लास्टिंग कंडीशन। फिर से सुनिएगा, ट्रांजिएंट्स का मतलब नॉन लास्टिंग कंडीशन। इन जनरल टर्म्स में, अभी इलेक्ट्रिकल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल इंग्लिश का शब्द ट्रांजिएंट क्या शो करता है? ये बताता है कोई भी नॉन लास्टिंग एक्टिविटी अगर हो रही है या नॉन लास्टिंग कंडीशन अराइज हो रही है, सो दे आर टर्म्ड एज ट्रांजिएंट। नॉन लास्टिंग मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा समय तक लास्ट ना करे, जो थोड़ी देर के लिए ऑकर करे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में समझते हैं। देखिए, आज तक आप लोगों ने जितनी भी सर्किट सॉल्व किया, अगर आपने डीसी नेटवर्क बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपने वहां पे जितनी भी सर्किट सॉल्व किया वो सब के सब फिक्स्ड सर्किट्स हुआ करती थी। सपोज कर लीजिए आपने ऐसा कोई सर्किट सॉल्व किया, हाँ इस तरीके का सर्किट है, एलिमेंट्स फिक्स्ड है, यहाँ पे सोर्सेस फिक्स्ड है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। कहीं पे भी स्विच का एक्शन था क्या? क्या आपने कहीं पे भी स्विचिंग सर्किट पढ़ा क्या? ऐसा कोई सर्किट जिसके अंदर अचानक से कोई सोर्स जुड़ रहा है या अचानक से कोई सोर्स रिमूव हो जा रहा है, ऐसा कोई स्विचिंग सर्किट के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था डीसी नेटवर्क्स में। लेकिन जब आप स्विच्ड सर्किट्स या स्विचिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे स्विचिंग सर्किट सडन अटैचमेंट ऑफ वोल्टेज और करंट या फिर सडन रिमूवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम द मेन सर्किट, ये चीज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा होने से क्या होता है, सर्किट के अंदर अचानक से करंट या वोल्टेज का फ्लो या तो होने लग जाता है या पहले से हो रहा था वो बंद हो जाता है। तो जब सर्किट के पैरामीटर्स के अंदर सडन चेंज किसी प्रकार का आता है तो हमारे सर्किट का रिस्पॉन्स बदलता है। हमारा सर्किट का जो आउटपुट है, आउटपुट रिस्पॉन्स है, उसमें चेंजेस दिखते हैं हमको। ठीक है, तो ये चेंजेस अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बिहेव करते हैं। कुछ एलिमेंट्स इन चेंजेस को इमीडिएटली शो कर देते हैं, कुछ एलिमेंट्स इनका रिस्पॉन्स जो है वो एक डिले के बाद शो करते हैं। तो जो एलिमेंट्स डिले के बाद रिस्पॉन्स को शो करते हैं, ऐसे ही एलिमेंट्स ट्रांजिएंट्स क्रिएट करते हैं। ट्रांजिएंट्स यानी कि शॉर्ट पीरियड के डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट्स बोलते हैं। चलिए ठीक है, सो इट कैन बी टर्म्ड एज द टेम्पररी बिहेवियर, बोलेंगे इट इज अ temporary behavior of इलेक्ट्रिक सर्किट। ये नोट्स की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बोर्ड में मैं जो भी कुछ लिखूंगा इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो इसको अगर आप नहीं भी नोट कर रहे होंगे ना, सिर्फ स्टडी कर रहे होंगे, वो करिएगा। ठीक है, सो इट इज अ टेम्पररी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट which arises after any change in its voltage or current due to sudden switching, due to sudden switching। ठीक है, एक टेम्पररी बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का
जो अराइज होगा किसकी वजह से, चेंज इन द वोल्टेज और करंट, सडन स्विचिंग की वजह से। सडनली आपने स्विच ऑन कर दिया या सडनली आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो या तो आपने एक पावर सोर्स से उसको कनेक्ट कर दिया या सडनली उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। इन दोनों ही केसेस में एब्रप्ट चेंजेस विल बी देयर, कुछ एब्रप्ट आउटपुट में चेंजेस जो हैं वो आपको दिखेंगे। इनको टाइम के डोमेन में हम एनालिसिस करते हैं। जब टाइम डोमेन पर हम इनको टाइम का डोमेन मतलब समझ लो कि वक्त के या समय के पैरामीटर्स के आधार पर हम देखते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, इसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, इससे पहले क्या हुआ, इससे बहुत पहले क्या हुआ है, और उसके बहुत बाद तक सर्किट के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस दिखेगा। इसी पूरे की एनालिसिस को हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ट्रांजिएंट्स के बारे में ये बेसिक चीज़ आप समझ गए। ठीक है, तो अब ये जो होता है ना सडन स्विचिंग के हिसाब से, इसका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, स्मॉल टाइम पीरियड होता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ ट्रांजिएंट पीरियड कितना कैसा होता है, या ट्रांजिएंट टाइम कितनी देर का होता है। तो हम बोलेंगे ट्रांजिएंट पीरियड लास्ट फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोसेकेंड टू फ्यू मिली सेकेंड। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिएंट किसी सर्किट में कितनी देर के लिए लास्ट करता है, कुछ माइक्रो सेकेंड से लेके कुछ मिली सेकेंड्स तक सर्किट में लास्ट करेगा, इतना ही इसका समय रहता है। तो आप जरा मुझे बता सकते हैं क्या कि ट्रांजिएंट जो होगा किसी सर्किट का वो परमानेंट रिस्पॉन्स है कि टेम्पररी रिस्पॉन्स है। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे मैंने पहले ही लिखवाया हुआ, इट इज़ अ टेम्पररी बिहेवियर या टेम्पररी रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। मैं आखिरी में आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लिखवाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उनसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं अगली क्लास में आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा इन सब टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम के एस्पिरेंट जो होंगे उनके लिए कहाँ से शुरू होगा पॉइंट में बताऊंगा, ये तो आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। इसके ऊपर थ्योरी पूछ सकता है आपसे, लेकिन मेजरली आपको डेरिवेशन पूछेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में फॉर 7 मार्क्स, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है डेफिनेटली, दोनों चीज़ें करेंगे। तो यहां तक हमको ये समझ में आया कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है ना इज अ टेम्पोररी रिस्पॉन्स, इट इज अ टेम्पररी रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट। किसी भी सर्किट का टेम्पररी रिस्पॉन्स होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अच्छा ठीक है भाई, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं किसकी वजह से होता है, कौन ट्रांजिएंट क्रिएट करता है। नॉर्मली हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर मैं पैसिव एलिमेंट्स की बात करूं तो 3 पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यही 3 पैसिव एलिमेंट्स में से कोई 2 पैसिव एलिमेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग द ट्रांजिएंट, लेकिन उसका मैथमेटिकल फॉर्म में एनालिसिस करके समझेंगे कि कैसे ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी तक एक चीज समझ में आ गया कि ट्रांजिएंट जो होता है सर्किट का एक टेम्पररी रिस्पॉन्स है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक आरसी सर्किट है। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास एक आरसी सर्किट है, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है, इट इज रजिस्टर, और यहां पर एक कैपेसिटर है। इस आरसी सर्किट को मैं एक डीसी सप्लाई पोटेंशियल वी से कनेक्ट करता हूं। यहां पर एक स्विच लगा हुआ है और यहां पर मेरे पास आर है, हियर आई हैव सी। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए, अभी तक तो मैंने आपको स्विचिंग के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको जस्ट इतना बोला था कि हमारा डीसी नेटवर्क कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे कनेक्टेड रहता है। तो मतलब मेरा ये कैपेसिटर इस सप्लाई पोटेंशियल सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, इसके अक्रॉस मुझे बता सकते हैं क्या कि ये कैपेसिटर कुछ देर के बाद कितने वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा सर अगर वी सप्लाई वोल्टेज है, या इसका नाम वी नॉट रख लो, तो इतना ही पोटेंशियल तक ये चार्ज हो जाएगा आफ्टर अ सर्टन टाइम। क्या तुरंत चार्ज हो जाएगा, क्या तुरंत तो नहीं होगा ना, कैपेसिटर थोड़ा समय लेगा, ग्रेजुअली इट विल गेट चार्ज अप टू द सेम पोटेंशियल दैट यू हैव सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स साइड। सोर्स जितने का होगा उतने पोटेंशियल से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, हाँ कि ना। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अच्छा ठीक है, क्या ये चीज तुरंत होगा क्या, सर तुरंत तो नहीं होगा। श्योर है आप तुरंत नहीं होगा। अगर ऐसा है तो जरा इस ग्राफ में देख के इसी चीज को बताइए, तो ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे मैं लिखूंगा सप्लाई पोटेंशियल वी नॉट। ठीक है,
टाइम इन सेकेंड्स। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने जिस इंस्टेंट पे सप्लाई दिया, यहां पर मैं इसको 0 लिख लेता हूं इस पॉइंट पर, और यहां से ग्रेजुअली सप्लाई जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के कौन सा स्टेट रीच कर रही है, स्टेडी स्टेट। देख लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर से जाके सब कुछ स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेडी स्टेट। इससे पहले जब मैंने सप्लाई दिया से लेके जब तक मेरी सप्लाई स्टेबल स्टेट पे नहीं पहुंच जाती, उसके बीच का जो सेगमेंट है वो क्या है, वही ट्रांजिएंट पीरियड है। ये पूरा स्टेट जो है दिस इज नोन एज ट्रांजिएंट स्टेट। ये पूरा, ये समझ गए ट्रांजिएंट स्टेट क्या है या ट्रांजिएंट पीरियड क्या है, कि इस समय मेरा जो डिवाइस था वो ट्रांजिट हो रहा था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 0 से लेके अपने स्टेडी स्टेट को रीच करते तक ये ट्रांजिशन के मोड में था। ये ट्रांजिट हो रहा था, धीरे धीरे चार्ज हो रहा था, ये जितने भी स्पीड से चार्ज हो रहा था, बट एक टाइम लैग हुआ, यहाँ पे एक टाइम गैप हुआ, जिसके बाद जाके ये उस स्टेडी स्टेट पे पहुंचा जितनी सप्लाई मैं इसको दे रहा था वो सप्लाई यहाँ पे डेवलप हो। तो अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट का V0 लगाया था, तो इस कैपेसिटर को 10 वोल्ट तक चार्ज होने के लिए कुछ समय लगेगा, दैट इज द ट्रांजिएंट पीरियड। उसी समय वो ट्रांजिएंट के स्टेट पर रहेगा जहां पर वो चार्जिंग कर रहा होगा खुद को। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली इसको 5 टाउ पीरियड बोलते हैं। अब आपके माइंड में बहुत बार, आपने कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सुना होगा, देखा होगा कि 5 टाउ पे हम लोग बोलते हैं फुल चार्ज स्टेट बोलते हैं। क्या होता है ये 5 टाउ, 5 ही क्यों, 4 टाउ क्यों नहीं होता, 3 टाउ क्यों नहीं होता? आने वाले सीरीज में, मे भी शायद अगली क्लास में आपको मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे होता है ये। ठीक है, बट फिलहाल आज की क्लास में बेसिक्स रखते हैं। सो दिस स्टेट इज नोन एज व्हाट, दिस इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट जो है वो कंडीशन होता है जितने की हम सप्लाई दे रहे हैं उतनी वहां पे डेवलप हो जाएगी उसके अक्रॉस। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। और इससे पहले का जो स्टेट होता है, दिस एंटायर पोर्शन इज द ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि ट्रांजिएंट स्टेट जो होता है वो एक टेम्पररी स्टेट होता है। तो बताओ परमानेंट स्टेट कौन सा वाला होता होगा, कि जब ये जो 10 वोल्ट का मैंने सप्लाई दिया, जब 10 वोल्ट यहाँ डेवलप हो गई, अब इसके बाद ना ये चार्ज हो रहा है, और जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक ये डिस्चार्ज भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सर्किट एकदम स्टेबल हो जाएगा इस कंडीशन पे। तो इसके आगे का पोर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब सर ये जो ग्राफ है ये ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी एज इट इज। मतलब अब ये 10 का 10 वोल्ट ही दिखाएगा यहाँ पे थ्रू आउट, जब तक कि इसको मैं डिस्चार्ज ना होने दूं। समझ गए इस पॉइंट को? तो स्टेडी स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इज इट अ टेम्पररी और परमानेंट रिस्पॉन्स? इट इज अ परमानेंट रिस्पॉन्स। तो दोनों पॉइंट के बारे में समझ में आ गया आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये चीज पूछता है, तो हम बोलेंगे यहां से सेकंड पॉइंट हमको ये मिला, किसी भी सर्किट का परमानेंट रिस्पॉन्स उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है। तो लिखेंगे स्टेडी स्टेट इज द परमानेंट स्टेट ऑफ एनी सर्किट। स्टेडी स्टेट किसी भी सर्किट का परमानेंट स्टेट को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रांजिएंट इज अ टेम्पररी स्टेट, स्टेडी स्टेट इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ अ सर्किट। और दूसरी चीज देखते हैं। अब देखिए ट्रांजिएंट क्यों हुआ किसी सर्किट में, इस बात को समझिएगा। ट्रांजिएंट किसकी वजह से हुआ, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, 3 एलिमेंट है मेरे पास, इन्हीं में से किसी की वजह से हुआ होगा ट्रांजिएंट। कौन डिसाइड कर रहा है, यही एलिमेंट डिसाइड कर रहे हैं। नॉर्मली रजिस्टर तो कुछ नहीं करता है, रजिस्टर का ट्रांजिएंट में कोई रोल नहीं है। मैं अभी जस्ट अभी 5-10 मिनट के बाद आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो बेसिकली ये होता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर, यानी कि जो भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी सर्किट में ट्रांजिएंट क्रिएट करने के लिए। तो अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रेजेंस की वजह से ट्रांजिएंट हो रहा है, तो इसका मतलब सर्किट के एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि ट्रांजिएंट होगा और कितना होगा, कितनी देर तक का होगा। एक सिंपल सा थ्योरी आपको बताऊं, कोई भी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा एनर्जी के स्टोरेज को, उतना ही ज़्यादा लंबा ट्रांजिएंट पीरियड होगा उसका। समझिएगा फिर से ध्यान से, एनर्जी स्टोर करने में जितना रेजिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा लंबा ट्रांजिएंट पीरियड होगा। जितनी जल्दी एनर्जी स्टोर कर लेगा उतना छोटा ट्रांजिएंट पीरियड होगा किसी भी सर्किट के अंदर। ये की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आगे चल के ये मैथमेटिकली रिलेट होगा। ठीक, तो इससे क्या समझ में आया, ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, ये पॉइंट बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों के लिए। क्यों, देखिए इससे क्या समझ में आया, सिंस
The transient response, since the transient response is dependent, since the transient response is dependent upon circuit elements, thus it is the natural response, it is the natural response of एनी सर्किट, किसी भी सर्किट का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। कोई आपसे पूछे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसा होता है, नेचुरल होता है कि अननेचुरल होता है, फोर्स्ड होता है, भाई इट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट। सर्किट के अंदर के एलिमेंट डिसाइड करते हैं कि ट्रांजिएंट कितने पीरियड का होगा, किस लेवल का ट्रांजिएंट होगा। हो सकता है सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस हो, कोई ट्रांजिएंट नहीं होगा वहाँ पे। हो सकता है आरसी हो तो जरूर से ट्रांजिएंट होगा। सी की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना वो रजिस्ट करेगा, उसके हिसाब से ट्रांजिएंट पीरियड कम ज़्यादा होगा। टाउ इज इक्वल टू आर सी है, आर की वैल्यू आप इंक्रीज कर दो, टाउ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स जो पीरियड है आपका, जो टाइम कांस्टेंट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, सर्किट के अंदर के एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये सर्किट का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा। तो ट्रांजिएंट के बारे में दो बातें पता चल गई आपको, ट्रांजिएंट एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, दूसरा ट्रांजिएंट एक टेम्पररी रिस्पॉन्स होता है। स्टेडी स्टेट के बारे में बात करते हैं जरा। इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स लगाया था, ठीक है। तो आपका ये कैपेसिटर तुरंत तो 10 वोल्ट पे नहीं पहुंच गया ना, चार्ज स्टोर करते करते 10 वोल्ट का पोटेंशियल तो नहीं बनाया इसने तुरंत। ये जीरो से शुरू हुआ एंड ग्रेजुअली एट दिस पॉइंट, जहां जिसको कि मैं 5 टाउ से डिनोट कर रहा हूं, इस पॉइंट पर जाकर के इसने अपना स्टेडी स्टेट गेन किया। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स था, ये जो बैटरी थी, इसने इसको फोर्स किया स्टेडी स्टेट तक जाने के लिए। इसने यहां से लेके यहां तक इसको धक्का दिया इस सर्किट को कि नहीं, तुमको मेरे हिसाब से 10 वोल्ट यहां बनाना पड़ेगा। हो सकता है 12 वोल्ट होता तो ये 12 वोल्ट इसको डेवलप करने तक ये फोर्स करता रहता और इस पॉइंट पे आने के बाद ये स्टेबल हो जाता। तो इसका मतलब ये जो सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, इसने फोर्स किया सर्किट को स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के लिए। तो बताइए स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को कैसा रिस्पॉन्स बोलेंगे हम लोग? इज इट अ नेचुरल रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स? आंसर आपके सामने है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया तो तुरंत आपको आंसर मिल गया। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ऑल्सो द स्टेडी स्टेट response is a forced response of circuit। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूड करने पे आऊं इस पॉइंट पे कि चलो इसको सर कंक्लूड कर दो जरा, क्या क्या बताए, उससे क्या निकल के आया हमारे एग्जाम के लिए? तो ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट दोनों का एक जल्दी से कंपैरिजन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कंक्लूजन लिख देता हूं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होगा, इट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है। और साथ में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है, इट इज अ टेम्पोररी रिस्पॉन्स। एमसीक्यू इससे जो बनते हैं आपको अब समझ आ जाएगा, एमसीक्यू बना लोगे आप लोग इसके ऊपर के, ठीक है। स्टेडी स्टेट कैसा है? स्टेडी स्टेट इज अ फोर्स्ड रिस्पॉन्स और टेम्पररी नहीं, परमानेंट रिस्पॉन्स। फोर्स्ड एंड परमानेंट रिस्पॉन्स ऑफ अ नेटवर्क। तो मतलब ये बिल्कुल सिंपल है कि नेटवर्क का परमानेंट स्टेट तो उसका स्टेडी स्टेट ही होता है। अल्टीमेटली वो अपने स्टेडी स्टेट को जब रीच करेगा वही उसका परमानेंट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट तक रीच करने के लिए कौन रिक्वायर्ड होता है? एक सोर्स रिक्वायर्ड होती है। वो सोर्स उसको फोर्स करती है ताकि वो अपने स्टेडी स्टेट तक पहुंच सके, ठीक। ट्रांजिएंट नेचुरल रिस्पॉन्स थोड़ी देर के लिए होता है, माइक्रो सेकेंड से कुछ मिली सेकेंड के बीच में लास्ट करता है, ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
एलिमेंट जो है इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। शुरू से हम लोग बात करेंगे 3 एलिमेंट्स के बारे में। बेसिक रिस्पांस के पहले बारे में बात करेंगे, ये देखेंगे किसकी वजह से ट्रांजिएंट जो है वो उनका क्रिएशन हो रहा है। शुरुआत करेंगे रजिस्टर से, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट रजिस्टर्स। क्या रजिस्टर की वजह से ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है क्या, या ट्रांजिएंट्स का क्रिएशन होता है क्या? चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जल्दी से। लेट अस से कि हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देते हैं इस जगह पे, वोल्टेज सोर्स, लेट से यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, एक स्विच लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ट्रांजिएंट्स हैं यानी कि हम लोग पूरा स्विचिंग के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पर एक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स सप्लाई वोल्टेज V प्रोवाइड कर रहा है। स्विच के बारे में बात कर लेते हैं कि एक स्विच है जिसको टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मैं स्विच करने वाला हूँ, स्विच ऑन करने वाला हूँ, ठीक है। रजिस्टर R जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, डन। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 जो मैंने लिखा है, थोड़ा इसके बारे में समझना होगा, आपको माइंड में आएगा कि सर ये क्या चीज़ है टाइम t इक्वल्स टू 0। देखो हम लोग ना टाइम डोमेन की एनालिसिस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग ये एनालिसिस करते हैं तो हमको एक चीज़ के बारे में, किसी भी घटना, कोई भी चीज़ जब होती है, जैसे सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, रास्ते में आपने कई बार हादसा देखा होगा, एक्सीडेंट्स देखे होंगे, ठीक है। कोई पर्सन जो है ज़मीन में गिरा हुआ है, लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, ठीक। क्या सोचते हो उस समय आप, आपके माइंड में सबसे पहले आता है कि अरे क्या हुआ होगा। फर्स्ट थिंग आता है ना कि जस्ट अभी मेरे आने से जस्ट पहले क्या हुआ होगा, या इसके ऐसे होने से पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा ये हादसा, ठीक है। 4 चीज़ें यहाँ पे आती है माइंड में। सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट थिंग, इस हादसे के बहुत देर पहले क्या हुआ होगा। वो पर्सन आराम से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा होगा रास्ते में, t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहां से बात शुरू होती है। माइनस इन्फिनिटी से कहानी शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद ये है हादसे का समय, जिसको कि हम लोग t इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। वो इंस्टेंट जिस समय वो घटना घटी, t इक्वल्स टू 0। अब इसके अगल बगल में 2 चीजें और होती है। इससे इमीडिएट जस्ट शॉर्ट पीरियड पहले t0 माइनस होता है, और इसके जस्ट शॉर्ट पीरियड के बाद t0 प्लस होता है। तो हमारे टाइम डोमेन के एनालिसिस के अंदर जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो इसकी शुरुआत माइनस इन्फिनिटी से शुरू होती है। t इक्वल्स टू 0 पे वो घटना घटती है, वो इंस्टेंट होता है। मान लो अब मैं सर्किट के टर्म्स में बात करूं तो स्विचिंग करते हैं हम लोग, तो स्विच जो है वो ऑन करते हैं, ठीक है, या ऑफ करते हैं, जो भी सिचुएशन होगी। वो t इक्वल्स टू 0 वो इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पे क्या हुआ उसकी बात हो रही है। और t0 माइनस एंड t0 प्लस इस एक्टिविटी के होने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के समय को दिखाएगा। और इस एक्टिविटी के बहुत देर के बाद का समय जो है, इसको हम लोग फिर t टेंस टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको फिर t टेंस टू इन्फिनिटी के फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। डन, यहां तक का पोर्शन क्लियर है हम सबको। तो ये इतनी सिचुएशंस जो होती हैं, ये सबसे पहले हमारे सामने आती है। तो इसको अगर मैं एग्जाम्पल के टर्म में आपको बताऊं, तो इसको समझने के लिए जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था उसका आप यूज़ कर सकते हैं। कि अगर सपोज कर लीजिए ये वो इंस्टेंट है जहां पर एक ब्रेकडाउन सिचुएशन आपने देखा किसी का, ठीक है। तो आपके माइंड में 4 चीज़ें आ सकती है यहाँ से कि भाई इससे जस्ट पहले क्या हुआ होगा, ठीक। अब ऐसा सिचुएशन हो गया, इसके जस्ट बाद अब अगला रिस्पॉन्स क्या कोई करेगा, यहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा, कुछ भी होगा, वो अगला रिस्पॉन्स है। इसके बहुत देर के बाद का रिस्पॉन्स क्या होगा कि वो पर्सन हॉस्पिटल में होगा, ठीक होकर डिस्चार्ज होकर फ्री हो जाएगा। और इसके बहुत देर पहले क्या हुआ होगा कि वो एक हेल्दी बढ़िया पर्सन जो होगा वो स्पीडली ड्राइव करते हुए चला आ रहा था। तो ये इतनी चीज़ें ऐसे ही सर्किट्स के अंदर भी हमको एनालाइज करना होता है। तो जब मैंने स्विचिंग किया, वो इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पर दिखाई देता है, उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद के इंस्टेंट t0 माइनस एंड t0 प्लस के फॉर्म में मिलते हैं हमको। उसके बहुत देर के बाद का इंस्टेंट t इन्फिनिटी, t टेंस टू इन्फिनिटी के फॉर्म में मिलता है हमको। और उसके बहुत देर पहले का रिस्पॉन्स जो होता है वो t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो पूरी की पूरी कहानी इतने ही 4-5 मेजर इंस्टेंट के अक्रॉस घूमती है, और इसी का पूरा एनालिसिस जो है वो हमको टाइम डोमेन के फॉर्म में करना होता है, ठीक। इसी को हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं। और ट्रांजिएंट एनालिसिस इन द टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन
ये हम ऐसे देखते हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए किसी इंस्टेंट पे सडनली स्विचिंग हुआ होगा, तो उस स्विचिंग से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आया होगा, उस चेंज को हमको एनालाइज करना है, उस चेंज को हमको देखना होता है कि सर्किट जो है वो किस तरीके का बिहेवियर शो किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब मैं यहाँ से जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, दैट इज़ अ रजिस्टर, कि भाई रजिस्टर में ऐसा क्या होता है, रजिस्टर जो है इन सभी चीज़ों में कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो अब वापस आते हैं हम लोग अपने रजिस्टर के एग्जाम्पल पे। तो मैंने आपको एक सिचुएशन दिया, मैंने बोला T0 पर ये स्विच क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी तो ये रजिस्टर जो है वो इस सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा। इनिशियली सोर्स से कनेक्टेड नहीं था, तो मैं अगर आपको पूछूं कि बताइए T0 माइनस पे क्या सिचुएशन थी, रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही थी, तो यू विल से T0 माइनस पे सर 0 करंट जा रही थी यहाँ पे। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल? ठीक है, चलिए ये सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ, और यहाँ से मान लीजिए करंट को हम लोग शो करेंगे, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट को I से। ठीक है, चलिए इंस्टेंट लिखते हैं, एट T0 माइनस, T0 माइनस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, या IR की वैल्यू, चलो वोल्टेज बता दो वहां का कितना है, I इंटू आर इज 0, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। चलो स्मॉल लेटर का I मैंने लिखा है तो उसको स्मॉल I से डिनोट कर देता हूं। तो T0 माइनस पे IR इक्वल टू 0। अच्छा, व्हाट विल हैपन एट T0 प्लस, ये बताइए ज़रा, अगला इंस्टेंट देखते हैं। T0 प्लस पे क्या होगा, देखिए T इक्वल टू 0 पे ये स्विच बंद हो गया, जैसे स्विच बंद हुआ तुरंत कनेक्शन हुआ, क्या इसमें कोई लैग होगा, क्या कोई डिले होगा, क्या कोई डिले नहीं होगा, करंट का फ्लो तुरंत मिलेगा आपको। तो जो वोल्टेज बनेगी यहाँ पे वो कितनी बनेगी बताइए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इतना वोल्टेज बनेगा। करंट जो बनेगी वो कितनी बनेगी, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो करंट थ्रू रजिस्टर विल बी इक्वल टू V बाई आर, करंट थ्रू रजिस्टर विल बी V बाई आर। ठीक है, I इंटू आर, एक चीज को सुधार लेते हैं, करंट के टर्म में ही बताते हैं। करंट थ्रू रजिस्टर इज इक्वल्स टू 0 था इनिशियली T0 माइनस पे, फिर स्विचिंग किया और स्विचिंग पे तुरंत हमको रिस्पॉन्स मिला। इन दोनों को देख के क्या समझ आया, इन दोनों को ये देख के समझ में आया कि अगर रजिस्टर का केस है ना, तो यहाँ पे कोई टाइम डिले है ही नहीं, कोई ट्रांजिएंट टाइम पीरियड है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, जो भी हो रहा है, जैसी स्विचिंग किया तुरंत रिस्पॉन्स में मुझे चेंजेस दिख रहा है, उसमें उसको होने में, इस सिचुएशन को आने में कोई टाइम डिले नहीं हुआ, मतलब कोई भी ट्रांजिएंट टाइम लगा नहीं। इसका मतलब रजिस्टर जो है उसकी वजह से तो ट्रांजिएंट नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर हो गया हम सभी को? ठीक है, तो ये जस्ट आफ्टर द स्विचिंग एक्शन था ये वाला T0 प्लस, और जस्ट बिफोर द स्विचिंग एक्शन था। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को लिया हूं। ठीक है, तो रजिस्टर के केस में क्या दिखाई दिया हमको, देयर इज नो डिले इन रिस्पॉन्स फ्रॉम रजिस्टर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स। देयर इज अ इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया, तो इसका मतलब यहां पे ट्रांजिएंट हो रहा है क्या, नो ट्रांजिएंट। लिख दो आप। तो क्या रजिस्टर ट्रांजिएंट कॉज करता है क्या, क्या रजिस्टर की वजह से ट्रांजिएंट होता है क्या? किसी भी टाइप का ट्रांजिएंट सिचुएशन रजिस्टर की वजह से नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, तो चेंज इन करंट या वोल्टेज जो हो रही है वो विदाउट एनी डिले हमको दिख रहा है कि करंट में बदलाव हुआ, पहले 0 थी अभी V बाई आर हो गई, उसका चेंजेस हमको दिखा। ठीक है, बिना कोई टाइम गैप के। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पे, नेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 2, इट इज इंडक्टर। अब यहां से एक्चुअल ट्रांजिएंट की कहानी शुरू होगी। वीडियो को स्पीड अप करके देख लीजिए मस्त तरीके से, आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी और जल्दी जल्दी फटाफट से आप कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक पे चल रहा है सब कुछ। चलिए यही स्विच लगाते हैं, यहाँ पे इंडक्टर लगाते हैं और यहाँ पर फिर से हम लोग अपना डीसी इनपुट सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स से पोटेंशियल V मैंने प्रोवाइड किया,
ये डीसी वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं फिर से, और इस बार कनेक्ट करते हैं यहाँ एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस होगी एल हेनरी। एल हेनरी का इंडक्टर कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा देते हैं यहाँ पे। इस बार भी सेम सिचुएशन है, एट t इक्वल्स टू 0 ये स्विच क्लोज होने वाला है। ठीक, अब देखिए इसके अंदर ना मैं आपको केस के फॉर्म में बताऊंगा जब ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। इंडक्टर के बारे में आप सभी को बेसिक पता है कि इंडक्टर एनर्जी का स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ये। इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसका एक्सप्रेशन बताते हैं एनर्जी का। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, डीसी नेटवर्क के बेसिक्स में भी पढ़ा हुआ है, एसी में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, दो कंडीशन लेना होगा यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर दोनों के केस में। केस 1 ये होगा, सबसे पहले बात करेंगे अबाउट केस 1। क्या है केस 1? केस 1 ये है कि इनिशियली क्या इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर थी? पहले से नहीं थी। क्यों? क्योंकि सोर्स से ये जुड़ा ही नहीं था पहले। ठीक है, तो t माइनस इन्फिनिटी पे क्या कोई एनर्जी स्टोर थी? इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी, 0। अच्छा ठीक है, तो केस 1 यही बोलता है इनिशियली it was not connected to the supply। एक लाइन में अगर मैं बोलूं बुक के लैंग्वेज में तो जैसे अनचार्ज्ड कैपेसिटर बोलते हैं, वैसे अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर है ये। ये कैसा इंडक्टर है? अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर। तो एनर्जी या करंट का फ्लो इनिशियली 0 है। दिस इज आवर फर्स्ट केस। पहला केस समझ गए आप। अब इस केस के आधार पे बात करेंगे कि अब जब t इक्वल्स टू 0 का इंस्टेंट आएगा, ये स्विच बंद होगा, अब एनर्जी जो है उसका स्टोरेज 0 से शुरुआत होने वाली है। ठीक है, चलिए अब सोच के आंसर करिएगा यहां से। नाउ एट t इक्वल्स टू 0 माइनस, मुझे बताइए t इक्वल्स टू 0 माइनस। लेकिन इससे पहले जरा वोल्टेज का एक्सप्रेशन बता दीजिए। इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, यही फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग। यहां का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है कि भाई VL जो है वो कितना यहां बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वोल्टेज VL इज गिवन एज LdI/dt। इंडक्टर का पोटेंशियल डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के ऊपर। अच्छा ठीक है, इंडक्टर के बारे में एक बेसिक चीज मैंने आपको नॉर्मली बताया हुआ था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, बेसिक्स में, कि इंडक्टर हमेशा सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। वो यहाँ एक्सप्रेशन में दिखेगा आपको। अभी मैंने बोला VL इज इक्वल टू LdI/dt का एक्सप्रेशन होता है। ठीक, मान लीजिए इफ वी प्रोवाइड a sudden change in current। अच्छा बताइए, अगर मैं करंट में सडन चेंज करूंगा एक्सप्रेशन में क्या होगा? देन आई कैन से dt विल बी 0। चेंज इन टाइम 0 हो जाएगा, 0 टाइम पे वो सडन चेंज दिखाई देगा मुझको फिर। ठीक है, अगर dt 0 हो गया तो बताइए VL क्या हो जाएगा? देयरफॉर अच्छा di/dt क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एंड VL क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों? दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्योंकि जब मैंने एक डेफिनेट इनपुट दिया है तो रिस्पॉन्स कभी इनडेफिनेट हो ही नहीं सकता। सिंपल मैथमेटिक्स है ना, समझिएगा ध्यान से। इनपुट क्या था मेरा? डेफिनेट इनपुट था। उसका इनडेफिनेट रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? मैंने जब डेफिनेट इनपुट दिया, क्या डेफिनेट इनपुट था? मैंने dt इज इक्वल टू 0 दिया, डेफिनेट है। तो फिर रिस्पॉन्स इनडेफिनेट कैसे हो सकता है? रिस्पॉन्स कैन नॉट बी। मैं आपको उस बेसिक लेवल पे ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं जितना सिंपल से सिंपल वे में आपको ये समझाऊं उतना अच्छा होगा। ट्रांजिएंट्स के यूट्यूब में हजारों लेक्चर हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है, कॉपी में, टेक्स्ट बुक में, बुक्स में, बहुत सारी जगह में लोगों ने लिखा हुआ है ट्रांजिएंट्स के बारे में बहुत अच्छे से।
मेरी कोशिश बस इतनी है जो दूसरों से अलग हो सकती है किसी मायने में, वो ये कि आपको ईजीएस्ट पॉसिबल वे में मैं इस टॉपिक को समझा दूं। ठीक है, तो सिंपल सब चीज़ है। देखिए अब ये इतना बेसिक मैथमेटिक्स आप सबको आता है कि अगर आपने एक डेफिनेट इनपुट किसी चीज़ में दिया तो उसका रिस्पॉन्स भी डेफिनेट ही होगा। इनडेफिनेट कैसे हो सकता है? तो इनडेफिनेट तो हो नहीं सकता। वीएल इन्फिनिटी कैसे होगी? नॉट पॉसिबल, रॉन्ग है ये सिचुएशन। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोलूँ? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सडन चेंज इन करंट करता हूँ तो डी आई बाई डी टी इन्फाइनाइट हो जाएगा एंड वी एल इन्फिनिटी विच इज़ नॉट। तो सडन चेंज इन करंट को ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, सो इसीलिए जब मैं टी जीरो माइनस पे बात करूंगा एट टी जीरो माइनस, तो मुझे बताइएगा कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर थे उसका क्या होगा? आई एल जीरो माइनस क्या हो जाएगी? आई एल जीरो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई एल जीरो माइनस कौन सी करंट है जो इंडक्टर के थ्रू जाएगी? आई एल लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो इनिशियली क्या था? अब ये वाला ग्राफ जो है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड का ग्राफ मैंने आपको बताया, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये वो इंस्टेंट जहां पे स्विचिंग हो रहा है टी इक्वल्स टू जीरो। इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद की कंडीशन को टी जीरो माइनस, पहले वाली कंडीशन को, और टी जीरो प्लस या टी इक्वल्स टू जीरो प्लस जस्ट बाद वाली कंडीशन को। ठीक है, और ये हो गई आपकी बेसिक कंडीशन या इंस्टेंट की कंडीशन। ये सब हो गई इनकी इनिशियल कंडीशन। ठीक, तो टी जीरो माइनस पे क्या था यहाँ पे करंट? बताइए। इनिशियली तो ये स्विच ओपन था, इंडक्टर अनचार्ज था, क्या कोई करंट फ्लो हो रही थी? जीरो करंट फ्लो हो रही थी। तो आई एल जीरो माइनस क्या होगा? आई एल एट जीरो माइनस विल बी जीरो। और बताइए आई एल जीरो प्लस क्या होगा? अगला इंस्टेंट लिखता हूं, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस वी विल गेट आई एल जीरो प्लस दिस विल बी ऑल्सो जीरो। क्या इंडक्टर तुरंत करंट फ्लो करवा देगा? क्या नहीं फ्लो करवाएगा। तो इनिशियली क्योंकि करंट फ्लो को अपोज कर रहा है, वो सडन चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है, करंट फ्लो को नहीं अपोज कर रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। इट इज अपोजिंग द सडन चेंज इन करंट। तो जस्ट आफ्टर स्विचिंग, ये कौन सा इंस्टेंट है? जस्ट आफ्टर स्विचिंग वाला इंस्टेंट है कि आपने जस्ट स्विचिंग किया उसके तुरंत बाद का इंस्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो टी जीरो प्लस पे क्या आई एल एकदम से फ्लो होने लग जाएगा? क्या नहीं होगा, जीरो मिलेगा आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो आपको ये चीज दिखाई देता है कि देयरफॉर वी कैन सी दैट आई एल जीरो माइनस इज इक्वल टू आई एल जीरो प्लस दैट इज इक्वल टू जीरो। ये सिचुएशन हमको इंडक्टर में दिखती है। अब बताइए अगर करंट का फ्लो जीरो है तो इसका मतलब फंडामेंटली एक इंडक्टर किसकी जैसे बिहेव कर रहा है? ओपन सर्किट के जैसे या शॉर्ट सर्किट के जैसे? करंट फ्लो जीरो कब होता है? जब सर्किट खुल जाता है, ओपन है। तो मतलब an inductor is initially behaving as ओपन सर्किट। तो हम लोग बहुत आसानी से शॉर्ट में ये चीज़ याद कर लेते हैं कि इंडक्टर डीसी सर्किट से कनेक्ट करोगे, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, इनिशियली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अब क्या होगा इसके आगे? सारा चीज़ मैथमेटिकली आपके सामने लिख दिया हूँ मैं, हर एक चीज़ समझ में आती जाएगी आपको। ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एस्पिरेंट्स उनको तो समझ में आ रहा होगा कि ये सबसे एमसीक्यू पूछा हुआ एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इंडक्टर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग व्हाट विल हैपन एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी। अब स्विचिंग हो चुकी है, स्विचिंग मैंने कर दिया, ऑन कर दिया सप्लाई। लॉन्ग आफ्टर दैट स्विचिंग व्हाट विल हैपन? अच्छा बताइए लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग क्या होगा? मैंने स्विचिंग किया, मेरा डिवाइस जो है इंडक्टर ग्रेजुअली चार्ज होगा, एनर्जी स्टोर करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या अभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये होगा या नहीं होगा? यहाँ पे ये बताइए बस इतना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये होगा या नहीं होगा? है ना, एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, या ऐसा बोल लो कि लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विचिंग, लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विचिंग, स्विचिंग के बाद एक लंबे समय के बाद क्या होगा?
तो भाई सप्लाई सोर्स आपका कौन सा है? डीसी सप्लाई सोर्स है। क्या डीसी सप्लाई सोर्स में करंट की वैल्यू बदलती रहेगी क्या लगातार? नहीं बदलेगी ना, फिक्स हो जाएगी एक पॉइंट पे। जैसे स्टेडी स्टेट को गेन करेगा, डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बिकम जीरो। अगर ये जीरो हुआ देन वी नो दैट वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। अब डी आई बाई डी टी जीरो हो गया तो वी एल क्या हो जाएगा? वी एल भी तो जीरो हो जाएगा। वी एल जीरो हो जाएगा ना इसके अक्रॉस। सोच लीजिए वी एल जीरो हो रहा है। अब मुझे जरा सोच के बताइएगा कि वोल्टेज अगर इंडक्टर के अक्रॉस का जीरो हो रहा है तो जीरो किस कंडीशन में हो सकता है? शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कि ओपन सर्किट की कंडीशन में? आप सब समझदार हैं इस चीज के लिए। सोचिएगा वी एल जीरो हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज जीरो है, देयरफॉर it is evident that now the inductor is behaving as वोल्टेज जीरो कब होती है? जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, एज शॉर्ट सर्किट। तो समझ गए? जब आप बुक्स में ये चीज़ पढ़ते हैं कि इंडक्टर डीसी सर्किट या डीसी सप्लाई पे जब कनेक्ट किया जाता है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो वो एक सडन रिस्पॉन्स नहीं होता, वो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का रिस्पॉन्स होता है। ट्रांजिएंट की ड्यूरेशन पर तो इंडक्टर आपको ओपन सर्किट पहले दिखाता है, यानी जस्ट आफ्टर स्विचिंग। अगर केस वन है, अगर वो पहले से अनचार्ज था, अनएनर्जाइज्ड इंडक्टर था, तो स्विचिंग के तुरंत बाद वो सबसे पहले ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एंड देन आफ्टर इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जल्दी से मुझे बताइएगा इंडक्टर का परमानेंट रिस्पॉन्स क्या हुआ, शॉर्ट या ओपन? इंडक्टर का परमानेंट रिस्पॉन्स डीसी सप्लाई पे इसको आपने कनेक्ट किया तो शॉर्ट सर्किट विल बी इट्स परमानेंट रिस्पॉन्स। टेम्पररी रिस्पॉन्स क्या है? ओपन सर्किट। ठीक है, समझ जाएंगे सब क्वेश्चन, फटाफट से आपको पूछेगा, एक एक नंबर का सवाल है, जल्दी जल्दी आप इसका आंसर कर पाएंगे। डन। फर्स्ट केस यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इससे ये समझ में आया कि इंडक्टर इनिशियली बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट एंड देन इट विल फाइनली बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट। ठीक है, डन। केस 2 पे आते हैं जल्दी से। फर्स्ट लेक्चर है लेकिन मेन बहुत सारी काम की चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा भले समय लग जाएगा, ध्यान से देखिएगा टिल द एंड, सब कुछ क्लियर होगा आपको इस लेक्चर में जितना भी कुछ बताऊंगा। और फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं केस 2। केस 2 क्या बोलता है? पहले सर्किट देखो, आपको तब समझ आएगा केस 2 में क्या होगा। तो मैंने पहले केस में आपको ये बोला था कि इंडक्टर ना पहले से चार्ज नहीं है, मतलब एनर्जाइज्ड नहीं है, पहले से एनर्जी नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केस 2 को जरा रिवर्स करते हैं। अब मान लीजिए ये इंडक्टर ऑफ एल हेनरी, ठीक, और यहां पर एक स्विच लगा देते हैं। इस बार स्विच में 2 पॉइंट्स देते हैं हम लोग। सप्लाई सोर्स मेरा वही है सेम, प्लस माइनस वी। इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज हमको देखना है, दैट इज वी एल। करंट फ्लो होगी यहां से, वो देखेंगे। और स्विच जो है वो हमारा इस बार ऐसे कनेक्टेड है और स्विचिंग कुछ ऐसी हो रही है। एट टी इक्वल्स टू 0 ये स्विच पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ जा रहा है। अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा, क्या सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे। इनिशियली आपका इंडक्टर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, यानी लॉन्ग टर्म बिफोर टी माइनस इंफिनिटी पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो रहा है, तो इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है। तो लंबे समय तक अगर वो एनर्जाइज हो रहा है तो टी 0 से पहले तक वो अपना स्टेडी स्टेट अटेन कर लिया ऑलरेडी, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, यानी कि फोर्स्ड रिस्पॉन्स वो पहले ही दिखा रहा होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके पोजीशन 2 पे स्विच को लाने वाले हैं। कब? एट टी इक्वल्स टू 0। इस समय आपको बताना होगा कि क्या हो रहा है। अगर लॉजिकली आप सोच पा रहे हैं तो माइंड आपका आंसर बता रहा होगा अभी तक कि ये हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन समझ गए ना क्या हो रहा है। अब इसी को मैं जरा स्टेटमेंट वाइज बुक के हिसाब से लिख देता हूं। तो केस 2 बोलता है inductor was initially connected to supply
was initially connected to supply. Now at t equals to 0, switch will move to position 2. स्विच विल मूव टू द सेकेंड पोजीशन, दूसरे पोजीशन पे आएगा एट t इक्वल्स टू 0. समझ गए केस 2? पूरा का पूरा सेम एनालिसिस जो मैंने इससे पहले करवाया था वही एनालिसिस अभी कराऊंगा, लेकिन इससे फिर से 2 नया कंक्लूजन निकल के आएगा. पिछले केस में क्या दिखा था? इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया, आगे चल के शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया. यहां देखते हैं, एक सवाल पूछता है एग्जाम में कि इंडक्टर विल एक्ट एज विच सोर्स, कौन से सोर्स की तरह काम करता है इंडक्टर. चलो देखते हैं रिस्पॉन्स. तो सबसे पहले बात करते हैं T0 माइनस. ठीक है, T0 माइनस पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा. सिचुएशन समझ गए ना पूरी की पूरी की क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. करंट इसके थ्रू फ्लो हो रही है, IL करंट जो है वो इसके थ्रू जाएगी इनिशियली. ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब एक कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ से फ्लो होने वाली करंट का नाम है I0 रख लेते हैं. चलो ठीक है. सो एट T0 माइनस, मुझे बताइए जल्दी से सोच के आंसर करिएगा, वैल्यू ऑफ IL क्या होगी. IL एट 0 माइनस विल बी इक्वल टू, क्या इंडक्टर में पहले से करंट जा रही थी? बिल्कुल जा रही थी सर, पहले से वो सप्लाई से ही जुड़ा हुआ था. स्विचिंग से जस्ट पहले क्या हुआ होगा? सप्लाई करंट जा रही होगी सर. कितनी करंट जा रही है? I0 करंट जा रही है. अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है. स्विचिंग के जस्ट बाद कितनी करंट जाएगी? उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो आप बोलोगे एट t इक्वल टू 0 प्लस, T0 प्लस पे क्या होगा? तो T0 प्लस पे आप बोलोगे कि IL 0 प्लस पे जाने वाली करंट में कोई सडन चेंज आएगा क्या? तो आपको पता है इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है. सडनली कुछ नहीं चेंज होने वाला है. जो करंट पहले जा रही थी T0 माइनस पे, वही सेम करंट यहाँ भी मिलेगी आपको. तो ये कितनी करंट जाएगी यहाँ से? I0. तो हमको ये दिखा करंट दोनों कंडीशन पे सेम है. कितनी करंट जा रही है? I0 करंट जा रही है. तो जब मैं T0 प्लस की बात कर रहा हूं तो इट इज जस्ट आफ्टर स्विचिंग. स्विचिंग करके मैंने क्या किया? सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया. ये देखो, जब मैंने स्विचिंग किया यहाँ पे तो ये स्विच पोजीशन 2 से कनेक्ट हुआ, सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया. उसके बावजूद यहां से I0 करंट जा रही है. तो बताओ इंडक्टर किसके जैसे बिहेव कर रहा है? सिचुएशन समझ गए पूरा? पहले तो स्विच सोर्स से जुड़ा हुआ था तो इससे सप्लाई मिल रही थी. अभी क्या हुआ? ये स्विच पोजीशन 2 पे आ गया, T0 पे. तो T0 प्लस पे मुझे यहाँ पे करंट मिल रही है I0. तो मेरा इंडक्टर किसके जैसा बिहेव कर रहा है? क्या ये एक सोर्स के जैसा नहीं बिहेव कर रहा है? क्योंकि करंट कहां से आएगी बिना सोर्स के? ठीक है, बिना सोर्स के करंट I0 आएगी कहां से? आएगी ना, आ रही है ना यहाँ पे करंट. देखो आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा है. सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, देयरफॉर we can see that inductor at T0 plus is behaving as a what? As a current source. Again एग्जाम का क्वेश्चन, इंडक्टर किसके जैसा बिहेव कर रहा है? इंडक्टर इनिशियली बिहेव कर रहा है एज अ करंट सोर्स. पूछता है सब सवाल आपके एग्जामिनेशन में. जो बच्चे कॉम्पिटिटिव वाले होंगे सर रिलेट कर पा रहे होंगे. यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा तो नहीं पूछता है हमसे. आपसे ऐसा नहीं पूछता है. ये आपके लिए मैं बेसिक रेडी कर रहा हूँ ताकि अगली क्लास में जब मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जब डेरिवेशन करवाऊँ या लैप्लास के फॉर्म में जब डेरिवेशन करवाऊँ तो ये सारा कंसेप्ट आपका बढ़िया से क्लियर हो. जब मैं बताऊँगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए बेस रेडी कर रहा हूँ. किसके लिए? जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गेट या एसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बेस भी है और साथ में आपके एग्जाम के क्वेश्चंस का भी यहाँ पे सोल्यूशन मिलते जा रहा है. ठीक, सो वी कैन से दैट द इंडक्टर एट T0 प्लस विल बी बिहेविंग एज अ करंट सोर्स. ठीक, लास्ट में समराइज करवा दूंगा पूरी चीज, टिल द एंड बस देखिएगा. करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? T इंफिनिटी पे क्या होगा? चलो देख लेते हैं. एट T टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ क्या हो जाएगा? तो अब इंडक्टर जो है वो पोजीशन 2 से कनेक्ट हो गया है. पोजीशन 2 यानी वो सोर्स से अलग हट गया. अब वो इससे कनेक्टेड है ऐसे.
यहाँ कनेक्ट हो गया है, सप्लाई सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया है, थोड़ी देर के लिए करंट आई नॉट फ्लो हुई, क्या ये करंट हमेशा सस्टेन करेगी? नहीं करेगी, डीके होती चली जाएगी, एक्सपोनेंशियल डीके होगा इस करंट में। एक्सपोनेंशियल डीके की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं डिराइव करवा दूंगा एक्सप्रेशन तो आपको दिखेगा कि कैसे वो एक्सप्रेशन में आता है, तब बात करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली डीके होगा, और डीके होते होते करंट जीरो भी हो जाएगी एक पॉइंट पे। ठीक है, डीके होते होते करंट विल रीच टू जीरो वैल्यू। तो अब मुझे बताइए कि जब t इन्फिनिटी की मैं बात करूंगा, t एट इन्फिनिटी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी? अब डी आई बाई डी टी का क्या सीन होगा? जीरो तो रीच करेगा ये भाई, आई तो जीरो हो जाएगा ना मेरा ग्रेजुअली, डी आई बाई डी टी विल बिकम जीरो। तो बताओ वी एल क्या होगा फिर यहाँ पे? सर वी एल भी जीरो हो जाएगा, वी एल भी जीरो हो जाएगा, थोड़ी ना वी एल एग्जिस्ट करेगा। ये केस जो है इसमें पहले से चार्ज था, अब तो उसको अनचार्ज स्टेट में लेके जा रहा है, तो वीएल जीरो हो गया। अब बताओ वीएल जीरो हो गया तो अब इंडक्टर कौन से स्टेट में आ गया है? ओपन सर्किट के स्टेट जैसा बिहेव कर रहा है कि शॉर्ट सर्किट के जैसा? तो राइट आंसर है कि अगर वोल्टेज जीरो हो रही है, देयरफॉर द इंडक्टर इज नाउ वर्किंग एज शॉर्ट सर्किट। तो इंडक्टर के चारों स्टेट को एक साथ रिलेट करें, समरी। चलिए फाइनल समरी बनाते हैं इंडक्टर के बारे में। व्हाट इज द फाइनल समरी? तीन सिचुएशन मैंने आपको बताया अभी तक एग्जाम्पल में, जितना कुछ बताया जल्दी 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। देखिए, तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताया, टी माइनस इन्फिनिटी की मैं बात नहीं करता हूं, टी जीरो माइनस की बात करूंगा, टी जीरो प्लस की बात करूंगा, और टी इन्फिनिटी की बात करूंगा। ये तीन सिचुएशन में इंडक्टर कैसे बिहेव किया? देखो, टी जीरो माइनस में दो केसेस लिया था मैंने। तो पहला केस वो जिसमें इंडक्टर में टी जीरो माइनस में कोई सप्लाई नहीं जा रही थी, ठीक है, आई एल इज इक्वल टू जीरो, जब कोई सप्लाई नहीं दिया था मैंने। टी जीरो प्लस में क्या दिखा? इंडक्टर किसके जैसे बिहेव किया? याद करिए, मैंने आपको बोला ना कि कोई सप्लाई नहीं दिया था इनिशियली। केस वन लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए ना। केस वन था, तो मैंने आपको बोला टी जीरो माइनस में कोई सप्लाई नहीं थी, तो टी जीरो प्लस पे भी कोई सप्लाई नहीं होगी। कोई सप्लाई नहीं जाएगी, इसका मतलब इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, नो करंट फ्लोइंग इनिशियली। चलो भाई, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट, ठीक है। टी इन्फिनिटी पे किसके जैसे बिहेव करेगा? इनिशियली ओपन सर्किट के जैसे बिहेव किया, देन उसके बाद क्या हुआ? स्विचिंग करने की वजह से करंट का फ्लो हुआ, वोल्टेज भी हमको वहां पर दिख रही, वीएल पोटेंशियल जो है वो मिला, ठीक है। अगर करंट का फ्लो हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि फाइनली इंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एट इंफिनिटी। चलो केस टू लेते हैं। अब केस टू में क्या सीखे हम लोग? इन केस टू, इस बार जो हमारा इंडक्टर था वो इनिशियली एनर्जाइज था, करंट इसके थ्रू जा रही थी, आईएल या आई नॉट करंट आप बोल दो इसको, आई नॉट करंट हम भेज रहे थे इसके थ्रू। तो टी जीरो प्लस पे वो किसके जैसा बिहेव करता दिखा? टी जीरो प्लस पे क्या हुआ? स्विचिंग के बाद हमारा सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन स्विचिंग के तुरंत बाद भी अगर आप देखोगे तो करंट जा रही थी, इसका मतलब इंडक्टर किसके जैसे बिहेव किया? एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव किया। सो इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। टी इन्फिनिटी पे क्या हुआ? क्या वो वोल्टेज हमेशा सस्टेन की? नहीं की, क्योंकि करंट ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली डिके हुई, और डिके होने के बाद फाइनली जीरो हुई। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नाउ दिस वोल्टेज सोर्स was disconnected, या it started behaving like a, सोच लो, ओपन सर्किट ही हुआ कि शॉर्ट सर्किट हुआ? तो आप बोलोगे सर ओपन सर्किट नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। सो नाउ दिस वोल्टेज सोर्स वाज शॉर्ट सर्किटेड। एक पेज में पूरी की पूरी समरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितना कुछ अभी पिछले 3 4 5 पेजेस के अंदर पढ़े, उस पूरे की एक सिंगल लाइन समरी यही है।
इसको कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ये बहुत काम का टेबल है, कॉम्पिटिटिव के लिए खास तौर पे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा काम का ही है। रिवीजन करने के समय आपके शॉर्ट नोट में ये दिखेगा, तो आपका रिवीजन ऐसे विद इन सेकेंड्स होगा फटाफट से। समझ गए ये वाला पॉइंट। अब ऐसा ही एनालिसिस हमको कैपेसिटर का करना है, ठीक है। तो मैं समय देख लूँ जरा कितना हो गया। मैंने 1 घंटे का समय ले लिया है आप लोगों से ऑलरेडी, और समय नहीं लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर का एनालिसिस करके बताऊंगा आपको, और उसके बाद फिर ट्रांजिएंट का डिटेल्ड एनालिसिस शुरू होगा फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट ऑर्डर में ही होती है, लोग उसी में गलती करते हैं। सेकेंड ऑर्डर में कुछ नहीं रखा है, सेकेंड ऑर्डर बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन का आइडिया होना चाहिए, जैसे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो अब एक में सी एफ आ रहा है, दूसरे में सी एफ पी आई, दोनों के फॉर्म में सोल्यूशन आपको मिलता है। ये थोड़ा सा एक आइडिया रख लीजिएगा कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भैया मेरा आउटपुट जो है उसमें सिर्फ सी एफ दिखाई देगा। रूट्स फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे सी एफ निकालते हैं, ये इतना बेसिक चीज़ डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो अगली क्लास की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई होप आज के इस वीडियो में जितनी दूर तक हम लोगों ने पढ़ा वो पूरा पोर्शन आपको मस्त से क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है, उसका बेसिक्स यहीं से आने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा और डिटेल में हमको बताइए या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ हमको इसके बारे में जानना है, तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अगली वीडियो में जब मैं आपको मिलूंगा तो कैपेसिटर के बारे में पहले डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा। इसका रिवीजन करके आएंगे तो आपको कैपेसिटर वाला पार्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा, प्लस जो डिफरेंशिएशन का पोर्शन होगा वो भी बेस्ट वे में आप बना पाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन को यहीं पे एंड अप करता हूँ वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगा। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। डेल्टा अकेडमी लाइव ऐप पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी आप लोगों के लिए ऑनगोइंग है। दूसरा चीज़ सर, इसकी जो पीडीएफ है, ये जो बोर्ड पे आपने लिखा है, ये कहाँ पे मिलेगी? तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसके लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं सेंड कर दूंगा, प्लस जी ड्राइव लिंक भी वहीं पे दी रहेगी। उस जी ड्राइव लिंक जो है उसके थ्रू भी आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। मस्त से नोट्स बनाइएगा, नोट्स के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। ट्रांजिएंट सीरीज टिल द एंड पूरी की पूरी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद नया क्या सीरीज होगा वो भी बताऊंगा। पैरेलली आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज चलता रहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।